चलिए, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है। सब लोग बढ़िया हैं, जानदार हैं। तो दोपहर के बज चुके हैं 3 और 3 बजे एकदम शानदार क्लास चलेगी दोस्तों। आज बता दें कि ये बायोलॉजी की जबरदस्त मैराथन चलेगी और जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को बायोलॉजी में है जो भी पूछे जाते हैं वो सब कंप्लीट किए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, कोशिका है, आपका ऊतक है, पोषण है, पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्रिका तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, अनुवांशिकी है, पर्यावरण है, एवं रोग स्वास्थ्य, सारी चीजें जो विविधता है, इस सारे चैप्टर को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं, एकदम शानदार। सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक ठाक हैं, एकदम बढ़िया हैं, शानदार हैं, जबरदस्त है, जिंदाबाद हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार सभी लोग बता दीजिएगा क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग ठीक ठाक है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, तो आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? तो शुरू किया जाए एक एक करके। तो एक बार सभी लोग अपने अपने ना कहते हैं कि कमेंट में करके बता दीजिएगा सर रेडी है कि नहीं रेडी है, और लाइक वाला बटन भी दबा दीजिएगा दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं चाहूंगा साथियों कि एक बार सभी लोग अपने अपने सेशन को शेयर करते चलिएगा। और आपको पता है ये क्लास की टाइमिंग होती 2 बजे आपकी होती है ग्रुप डी की जीके जीएस, और 3 बजे की जो क्लास होती है वो आपकी साइंस की होती है, और जो 4 बजे होती है वो मैथ की होती है, और 5 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। तो ये 5 क्लासेस ग्रुप डी के लिए एकदम से वरदान साबित होगा, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मतलब ये कह रहा है द इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग इज स्टडीड अंडर विच ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस। मतलब विज्ञान की कौन सी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग दोस्तों मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। तो हम कहेंगे सर इडैफोलॉजी। क्या होगा? इडैफोलॉजी। हालांकि मृदा या मिट्टी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसका दूसरी शाखा होती है पीडोलॉजी भी होती है। क्या होती है सर? पीडोलॉजी भी होती है। तो याद रखना, एक इडैफोलॉजी होता है और दूसरा क्या होता है? पीडोलॉजी होता है। तो ये चीज भी आप लोगों को बढ़िया से समझना है। ठीक है साथियों, तो सभी प्यारे भाई बहन को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मजा आया होगा पटाखे वटाखे फुड़ा वड़ा के, है ना। चलिए, फुड़ाया भी जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, अगला सवाल है सर विज्ञान की वो कौन सी शाखा है जो पृथ्वी के या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उससे क्या कहते हैं। मतलब पृथ्वी के अलावा अगर कहीं जीवन है, कह रहा है सर पृथ्वी के अलावा अगर कहीं जीवन है, पृथ्वी के अलावा अगर कहीं जीवन है तो उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी जैसे मंगल ग्रह पर अगर जीवन है तो दोस्तों उससे हम क्या बोलेंगे कि यस सर, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कहाँ करेंगे? एक्सोबायोलॉजी। इंटैमोलॉजी में हम कीटों के बारे में पढ़ते, किसके बारे में भैया? कीट के बारे में। माइकोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कवक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, और जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान या जीवाश्मिकी कहते हैं, जिससे हम लोग पैलियोंटोलॉजी भी कहते हैं। तो जीवाश्म का अध्ययन जो होता है या फॉसिल्स की स्टडी कहाँ करते हैं, ये बात आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है साथियों? चलिए, कैसन बानी सभी लोग? बढ़िया है। अगला सवाल आपके पास आ गया सर पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? पक्षियों का, पक्षी बोले तो सर बर्ड, है ना। तो पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं सर उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर? ऑर्निथोलॉजी। एंटाइमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं सर? कीट का या इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। और हर्पिटोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं सर? सरीसृप के बारे में पढ़ते हैं या रेप्टाइल के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि बर्डोलॉजी जैसा कोई शब्द होता नहीं है। चलिए सभी लोग बताइएगा, बर्डमैन ऑफ इंडिया एक बार बता दीजिए किसको कहते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइएगा सर, बर्डमैन ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? फटाफट आंसर आना चाहिए। सर बर्डमैन ऑफ इंडिया हम किससे कहते हैं?
चलिए, हमने कहा सर बर्डमैन ऑफ इंडिया हम किससे कहते हैं, आंसर जरूर करिएगा साथियों। और बच्चा अगला है पैलियोंटोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। पैलियोंटोलॉजी को एक्चुअली में हिंदी में बोलते हैं जीवाश्मिकी। क्या बोलते हैं, जीवाश्मिकी कहा जाता है। अब जीवाश्मिकी मतलब होता है जीवाश्मों का अध्ययन। क्या बोलेंगे, जीवाश्मों का अध्ययन। तो ये चीज आपको याद रखना है, किसका अध्ययन, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीवाश्म का मतलब होता है कोई भी लिविंग हो जो हजारों साल पहले, लाखों साल पहले मर सड़ गए होंगे, उनके जो अवशेष बचे हैं उन्हीं को जीवाश्म कहते हैं या फॉसिल्स कहा जाता है। ठीक है साथियों, चलिए तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, तो जल्दी जल्दी जुड़ते जाइएगा, मजा आ जाएगा साथियों, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ते जाइएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी जो होता है वो किससे संबंधित है, तो सबको पता है कि ऑन्कोस का मतलब होता ही है कैंसर। तो ऑन्कोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हमने कहा सर कैंसर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं सर, कैंसर के बारे में पढ़ते हैं। बाकी आपको पता है हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उससे हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो सब लोग बढ़िया है। मधुमेह हार्मोन से संबंधित बीमारी है और हार्मोन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उससे हम इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। क्या बोलेंगे, इंडोक्राइनोलॉजी। और किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उससे हम क्या बोलेंगे, अरे नेफ्रोलॉजी कहेंगे। क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजी कहा जाएगा। क्या बोलेंगे सर, नेफ्रोलॉजी कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला है माइकोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। माइकोलॉजी या कवक विज्ञान में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो कवक विज्ञान में भैया हम लोग कवक के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा सिंपल सा है, मानव कोशिकाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं सर उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया, साइटोलॉजी कहा जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। क्या बोलेंगे साथियों, हमने कहा सर साइटोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में सर, सेल के बारे में पढ़ते हैं। चलो भैया ठीक है, चलिए वायरोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, वायरस के बारे में पढ़ते हैं भैया, है ना। तो इसे हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं। और बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। अब सेल वाले चैप्टर पे पहुंच गए हैं हम लोग, क्योंकि सेल पढ़ना है ना। चलिए पहले सेल फिर टिश्यू ये सब पढ़ेंगे। तो किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, मास्टर ऑफ द सेल किससे कहते हैं, तो हम कहेंगे न्यूक्लियस। क्यों कहेंगे, क्योंकि भाई साहब जो न्यूक्लियस होता है वही क्या करता है कि कोशिका को रेगुलेट करता है। क्या करता है सर, कोशिका को रेगुलेट करता है कोशिका के अंदर, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या बोलेंगे सर, इसी को ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। इतनी बातें याद रखना है। ठीक है, चलिए आफ्टर दैट है किस कोशिका में, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग। अगर आपसे पूछा जाएगा जरा ये बताइएगा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, किसी कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होगा, तो हमने कहा सर न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, केंद्रक हो जाएगा। क्या होगा सर, केंद्रक हो जाएगा या न्यूक्लियस हो जाएगा। केंद्रक हो जाएगा या क्या हो जाएगा, अरे न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स कौन सा होता है, तो अगर मान लीजिए दूसरे नंबर पर प्लांट में पूछा जाता तब तो आप लवक को बता देते, और अगर मान लीजिए एनिमल में पूछा जाता तब आप माइटोकॉन्ड्रिया को बताते। अगला है इनमें से कौन सा कोशिका केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, मतलब कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो केवल एनिमल सेल में देखने को मिलता है
है ना, तो हम किसको बोलेंगे भाई साहब, तो याद रखना लाइसोसोम। लाइसोसोम केवल एनिमल सेल में देखने को मिलता है, प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलता है। हाँ, बहुत बच्चा कहेगा सर सेंट्रोसोम होता है, ऐसा नहीं है। देखिए लोअर प्लांट में सेंट्रोसोम पाया जाता है। लोअर प्लांट मतलब होता है जैसे एल्गी, फंगाई, इन सब में क्या होता है, पाया जाता है, याद रखना। इसीलिए हम सेंट्रोसोम का आंसर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये भाषा लिखी होती कि मुख्यतया जो है या ज्यादातर पौधे में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, वो बात कैसे, लेकिन एकदम से नहीं पाया जाता है, ये गलत बात है, ठीक है। चलिए अगली बात समझते हैं, शरीर में लगी चोट की मरम्मत। मान लो हमको चोट लग गई हो, अब उस लगी चोट की घाव को भरने के लिए जिस प्रकार की कोशिका का प्रयोग करते हैं दोस्तों, विभाजन होता है, वो कौन सा होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, तो देखिए कोशिका विभाजन जो होता है, एक होता है माइटोटिक डिवीजन। क्या होता है सर, माइटोटिक डिवीजन होता है। और जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसके बारे में जान लीजिएगा, वो क्या करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनाता है, सेल द्विगुणित होता रहता है। इसके अलावा इसमें जो क्रोमोसोम होता है, इसमें क्या होता है सर, अरे क्रोमोसोम्स होता है, वो रिमेन सेम होता है। क्या रहता है भैया सर, रिमेन सेम रहता है। क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। रिमेन क्या रहेगा भैया, सेम रहेगा। ये चीज आपको याद रखना। अगला है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किससे कहा जाता है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी, मतलब एनिमल सेल की बात करते हैं, तो बताइएगा अगर हम किसी भी एनिमल हो या कुछ भी हो, है ना, तो एनिमल की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, वो होती है आपकी न्यूरॉन। क्या होती है भैया, न्यूरॉन होती है। क्या होती है सर, न्यूरॉन होती है या न्यूरॉन कोशिका होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोई एक सेल है, उस सेल में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, याद है, डब्लू पेंसिल। याद रखना दोस्तों, क्या बताया था, डब्लू पेंसिल। डब्लू मतलब होता है वाटर, तो किसी कोशिका में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, पानी, 80% के आसपास। ओके, फिर उसके बाद क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन। फिर एन का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब समझ रहे हो क्या होता है, पता है आपको, न्यूक्लिक एसिड मतलब होता है डीएनए और आरएनए। सी मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, और एल का मतलब होता है लिपिड। तो सब कुछ बता दिया है कि कोशिका में कितना मात्रा में क्या पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, चलिए पानी पाया जाता है। इनमें से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो कोई भी प्लांट हो, अगर हम उस प्लांट की बात करते हैं, अगर प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट कैसा दिखता है, ग्रीन दिखता है। और ग्रीन क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ओके, तो इसी क्लोरोफिल की वजह से पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, सबको पता होगा साथियों, अरे मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्या लग रहा है भाई साहब, चलिए बताइए, मजा आ रहा है। चलिए पटाखे वटाखे छुड़ा लिए होंगे खूब सारे, है ना, मिठाई उठाई खा लिए होंगे, मजा आया होगा दिवाली, है ना। लेकिन साफ सफाई अपने घर का जरूर रखिएगा, पता लगे, है ना। चलिए ओके, अगला सवाल क्या कहता है, पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है ना। तो देखिएगा अगर हम प्लांट की बात करते हैं दोस्तों, तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है, प्लांट की सेल जो होती है उसका जो सेल वॉल होता है, वो सर सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है सर, सेलुलोज से बना होता है। किससे, सेलुलोज से बना होता है। और जो कवक होता है, वो कवक की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है भैया, तो हम कहेंगे सर काइटिन से बनी होती है। किससे सर, काइटिन से बनी होती है। अगर हमने कहा सर बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है। किससे सर, पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है। ये चीज आपको याद रखना है, किससे बना होता है सर, पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है। अगला कह रहा है रक्त और हड्डियां क्या है, जरा बताइएगा रक्त और हड्डियां क्या है, फटाफट आंसर करते चलिएगा। रक्त और हड्डियां क्या है, रक्त और हड्डियां क्या है, जरा बताइएगा भैया।
रक्त और हड्डियां, ब्लड और जो है आपका बोन्स क्या है, तो सबको पता है ये संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी। तो संयोजी ऊतक आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे हमारे बॉडी के अंदर। आपको पता होगा सबसे ज्यादा जो ऊतक हमारे शरीर में पाया जाता है वो संयोजी ऊतक ही है। ठीक है, तो एक तो आपका बोन हो गया, हड्डियां संयोजी ऊतक है। दूसरा आपका क्या हो गया भैया? ब्लड हो गया आपका। तीसरा आपका क्या हो जाएगा सर? कार्टिलेजेस हो जाएगा। क्या होगा सर? कार्टिलेजेस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा कार्टिलेजेस के अलावा? तो कार्टिलेजेस के अलावा आपका हो जाएगा टेंडन। क्या होगा सर? टेंडन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा सर? अरे लिगामेंट हो जाएगा। क्या होगा? लिगामेंट। तो बहुत आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, क्या लग रहा है? बढ़िया है। चलो, मुंह की परत किससे बनी होती? जल्दी से बताइएगा। मुंह के अंदर की जो परत होती है वो सिंपल स्क्वैमस इपिथीलियम से बनी होती है। किससे बनी होती है? सिंपल स्क्वैमस इपिथीलियम, मतलब सरल सरल पपड़ीदार उपकला होती है, सिंपल स्क्वैमस इपिथीलियम होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? बढ़िया सवाल है। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की, तो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो सर कितने प्रकार के होते हैं? याद रखना सर, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है आपकी रेखित, जिसको स्ट्रेटेड बोला जाता है ना। दूसरा आपका अरेखित होती है, जिसको नॉन स्ट्रेटेड या अनस्ट्रेटेड कहते हैं। और तीसरा क्या होता है भैया? हृदय पेशियां। तो ये 3 प्रकार की पेशियां देखने को मिलती है, याद। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, तो मानव में ऊतक की जब प्रकार पूछेगा, मानव में या जानवरों में, है ना, तो मानव में ऊतक जो होते हैं वो सर 4 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, और चौथा क्या होता है? न्यूरल टिश्यू होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो मानव के स्किन में मुख्यतः कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। एक का नाम है भाई साहब इपिडर्मिस। क्या नाम है साथियों? हमने कहा सर एक का नाम है इपिडर्मिस। क्या नाम है साथियों? इपिडर्मिस। दूसरे का नाम क्या है सर? डर्मिस है। और तीसरे का नाम क्या है सर? हाइपोडर्मिस है। क्या है सर? हाइपोडर्मिस है। तो कितने हो गए सर? 3। इपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो याद रखना मेरे साथियों, एक होगा इपिडर्मिस, दूसरा होता है डर्मिस, और तीसरा होता है हाइपोडर्मिस। तो कह रहा है सबसे बाहरी वाला कौन सा होता है? तो बता दीजिएगा इपिडर्मिस है। अगला है, संवहन पुल बनाते हैं। जल्दी से बताइएगा, संवहन ऊतक हमारा कौन सा होता है पौधे में? तो पौधे का जो संवहन ऊतक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना, उसी को हम बोलते हैं जाइलम बोलेंगे। और क्या बोलेंगे भैया? अरे फ्लोएम बोलेंगे। जाइलम और फ्लोएम बोला जाएगा। जाइलम और फ्लोएम होता है सर। इसी को क्या बोलते हैं सर? इसको वार्षिक वलय कहते हैं। क्या बोलेंगे सर? वार्षिक वलय कहा जाएगा। वार्षिक वलय या कैम्बियम रिंग बोलते हैं। याद रखना साथियों, बढ़िया से, है ना। तो जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना, और फ्लोएम का क्या काम होता है? फूड का या भोजन का परिवहन करना। चलो भाई सर, अब आते हैं अगली बात। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? अब बताइएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, कौन सा विकल्प है जो जड़ों और तनों के शीर्ष पर पाया जाता है? जो जड़ों और तनों के शीर्ष पर पाया जाता है। एकदम बढ़िया आंसर करिएगा दोस्तों, है ना। चलिए भाई साहब, देखिएगा, अगर हम बात करेंगे सर जड़ों और तनों के शीर्ष पर पाया जाता है, कौन पाया जाएगा जड़ों और तनों के शीर्ष पर? मैं बताता हूं साथियों, एकदम बढ़िया तरीके से याद रखना, है ना। चलिए देखिएगा, अगर हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं, शीर्ष विभज्योतक ऊतक, तो ये जड़ों और तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। और आपको पता है ये क्या करते हैं? ये पौधे की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। किसमें भैया? पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं। और पार्श्व होता है, ये पौधे की मोटाई बढ़ाते हैं। पार्श्व या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? पौधे की मोटाई बढ़ाता है। ठीक है, चलिए
अगला है साधारण स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। वो कह रहा है सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, जरा बताइएगा, फटाफट आंसर करते जाइएगा। सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो सरल स्थायी ऊतक की जब बात करते हैं तो इसका ट्रिक होता है पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा होता है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा 3 प्रकार के ऊतक होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। तो एक बार सभी लोग लाइक वाला बटन दबाइए और सेशन को एकदम शानदार तरीके से शेयर करते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या लग रहा है, मजा है कि नहीं मजा है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया चीजें सीखने को मिल रही होगी, ठीक है। चलिए बिजली के तार से पतले हैं हमारे पिया। चलिए तो पिया अब अगला सवाल लगाने जा रहे हैं। वो कह रहा उस बिंदु का क्या नाम है जहां पर क्रोमोसोम क्रोमैटिड से जुड़ते हैं। चलो भैया, हमने कहा ये रहा क्रोमोसोम, क्या रहा भैया, ये रहा क्रोमोसोम, है ना। चलिए तो जो क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम के इसको बोलते हैं क्रोमैटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, अरे क्रोमैटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। और जहां ये दोनों जुड़ते हैं इसको टीलोमियर कहते हैं, सॉरी सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सेंट्रोमियर कहा जाता है इसको। क्या बोलेंगे सर, सेंट्रोमियर कहते हैं, सॉरी सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना। क्या बोलेंगे सर, सेंट्रोमियर कह दिया जाएगा। एकदम बढ़िया सवाल है, ठीक है। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गया है, बढ़िया शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। अगला है आनुवांशिकी सामग्री के वाहक किससे कहा जाता है, या द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है, पता है। तो याद रखना, लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने में जो मदद करता है वो जीन जो होता है सर, वो पूल का काम करता है। किसका काम करेगा, याद रखना। अब आपको पता है कि जीन लक्षण लेकर जाता है माता पिता से संतान में। जैसे मान लो विमलेश भाभी और विमलेश भैया, है ना। विमलेश भाभी जो है वो गोरी है, विमलेश भैया जो कल्लू है ना, ठीक है। अब दोनों का जो बच्चा पैदा हुआ वो पता लगा थोड़ा सा करिया हो गया, है ना। तो विमलेश भाभी और विमलेश भैया में लत्तम गुस्सम चलने लगा तुरंत, है ना। विमलेश भैया ने कहा कि लड़का जो है वो अपनी मम्मी पे गया है ना, नहीं अब्बा पे गया है ना। दोनों में आपस में क्या हो जाएगी, लड़ाई हुई। क्योंकि अच्छा कैरेक्टर होता है तब बताते हर बच्चा, हर माता जो कहती बच्चा हमारे पर गया इसलिए इतना अच्छा है। और अगर लड़का कहीं गड़बड़ है, लड़का बाप पे गया है, जैसे बाप वैसे बेटवा है ना, होना भी चाहिए ऐसे। चलिए खैर ओके। तो हमेशा बाप जैसे होते हैं बीच खपड़ा टाइप के, वैसे ही कौन होता है, उनका बेटवा भी होता है ना। चलिए ओके, अब आते हैं नवजात बालिका की कोशिका में गुणसूत्रों का संयोजन होता है। बालिका पूछा है, अगर मान लीजिए एक प्यारी सी क्यूट सी बेबी है ना, तो उसमें फीमेल में जो जीन होगा वो क्या होगा भाई साहब, है ना, क्रोमोसोम। तो 22 + XX होगा, है ना। अगर बालिका पूछा है तो बालिका पूछिएगा, 44 ये वाला, है ना, 22 जोड़ी होगा ये, है ना। चलिए 22 जोड़ी वाला है। तो लेकिन अगर ये वाला पूछ लेता तो ये पापा का परा होता, परा। ये क्या है, परा है, और ये क्या है बेटा, परी है, ठीक है। चलिए ओके, तो इतनी बातें याद रखना, ठीक है। तो जो बिटिया होती है, बेटी होती है घर में, तो इसका मतलब उनका क्रोमोसोम जो है वो ये रहा, मतलब 44 + ये रहा। और अगर परा पैदा हुआ है तो समझ लीजिए, है ना। चलिए ओके, आगे बताएं। अगला सवाल है लैंगिक प्रजनन ... में शामिल होते हैं, जरा बताइएगा। लैंगिक प्रजनन में पता है विपरीत लिंग और 2 जनक होते हैं। विपरीत लिंग होता है, एक मेल और फीमेल हुआ तो दोनों अपोजिट सेक्स ऑर्गन हुआ कि नहीं हुआ, फीमेल और मेल हो गया, फीमेल एंड मेल होता है। ओके चलिए, तो अपोजिट सेक्स ऑर्गन हो गया और 2 हो गए, 1 पेरेंट 2 पेरेंट हो गए, है ना। चलिए तो इतनी बढ़िया समझ में आ रहा है साथियों। चलिए
आप फटाफट आंसर करिएगा, हम केवल रिवीजन के लिए आए हैं और बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को करा रहे हैं ताकि एक बार पूरी बायोलॉजी रटा जाए आपको, है ना, याद हो जाए। कौन सा आनुवांशिक बीमारी है, मतलब वो कौन सा रोग है जो जेनेटिक डिजीज है। अब बताइए साथियों, ऐसा कौन सा रोग है जो आनुवांशिक रोग है। चलिए, हमने कहा थैलीसीमिया, यस सर, थैलीसीमिया जो है वो आनुवांशिक बीमारी है और थैलीसीमिया में आरबीसी सॉरी हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन कम होगा तो ब्लड भी क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एनीमिया जो होता है वो कैसी बीमारी है साथियों, तो एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होने वाली बीमारी है और कैंसर तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, चलिए, अगला है विश्वास और प्रथाओं तथा संग्रह के उद्देश्य से मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है। देखो भैया, अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि मान लीजिए उसके आनुवांशिक गुणवत्ता में अगर सुधार लाना है तो सुधार लाने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उससे हम क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स बोलते हैं। और यूजेनिक्स को हिंदी में बोलते हैं सुजनकी। इसके पिता कौन है, सर फ्रांसिस गाल्टन है। कौन है भैया, सर फ्रांसिस गाल्टन है। तो गाल्टन को इसके पिता कहा जाता है। ठीक, अगला है मेंडल ने किस आधार पे युग्मकों की शुद्धता का निरीक्षण किया था। जल्दी से बताइएगा, युग्मकों की जो है मतलब मेंडल ने किस आधार पर, तो याद रखना दोस्तों, युग्मक या जायगोट की बात करते हैं तो शुद्धता का जो परीक्षण किया था वो टेस्ट करास था। क्या था, टेस्ट करास था। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है, कैरोलस लिनियस को क्या कहते हैं दोस्तों, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ एटॉम, फादर ऑफ एनिमल साइंस। तो इनको वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो कैरोलस लिनियस को क्या बोलते हैं सर, वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या बोलते हैं सर, वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। तो कैरोलस लिनियस को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। समझ में आ रहा है, क्या बोलेंगे भैया, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कह दिया जाएगा। चलो भाई साहब, ओके। अगला है, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्री होता है। वो कहता है कि यूकैरियोटिक होगा। क्या होगा दोस्तों, अरे भैया यूकैरियोटिक, है ना, और मल्टी सेलुलर होगा। यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, और क्या बोला है, सभी जीवों को कोशिका भित्ति सेलवाल भी पाया जाता है ना। तो ये आपको बता देना है किसमें रखा जाएगा, किंगडम प्लांटी में रखा जाएगा। किसमें रखा जाएगा, किंगडम प्लांटी में रखा जाएगा। तो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर सेलवाल पाया जाए तो उसे प्लांटी में रखा जाएगा। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है ना। तो अगर हम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं या क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो टेक्सोनॉमी में जो यूनिट होती है या जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो हम कहेंगे सर स्पेसीजेस होता है। क्या होगा भैया, स्पेसीजेस होती है या जाति होती है। यहाँ पर स्पेसीजेस लिखो या जाति कहा जाता है। तो वर्गीकरण का सबसे बड़ा जो शुरू होता है हायरार्की, वो क्या होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज होता है। तो ऊपर क्या होगा, किंगडम हो जाएगा, नीचे फाइलम हो जाएगा, तीसरा क्लास हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर हो जाएगा, फिर फैमिली हो जाएगी, फिर जीनस हो जाएगी, फिर आपका क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाते। अगला सवाल है, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को किस समूह में रखा गया। तो वो कहता है अब सेलवाल नहीं है, मल्टी सेलुलर है। तो बिना सेलवाल वाले केवल एक ही हैं दुनिया में, वो कौन से हैं भैया, एनिमलिया है। कौन है सर, एनिमलिया है, जंतु है। तो बिना सेलवाल वाले केवल एक ही देखने को मिलेंगे, वो याद रखना है। ठीक है, चलो भाई साहब, अगला है, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या कौन हो जाएगी। तो हम कहेंगे सर जगत हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो समान लक्षणों वाले जीवों की संख्या सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो बता देंगे जगत हो जाएगी।
कौन सा एक कोष के जीव का उदाहरण, जल्दी बताइएगा, हम तो रिवीजन फास्ट करा रहे इसलिए थोड़ा सा जल्दी चल रहे। जरा बताइएगा कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण, यूनिसेलुलर जीवों का उदाहरण किससे माना जाता है? तो हम कहेंगे एक कोशिकीय जो होते हैं वो प्रोटोजोआ होते हैं। और प्रोटोजोआ मोस्टली क्या होते हैं? इंडोपैरासाइट होते हैं। इंडोपैरासाइट का मतलब होता है अंतःपरजीवी होते हैं। और इसका प्रोटोजोआ का उदाहरण देखा जाए तो दोस्तों अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा सेजिनेटा हो जाएगा। और क्या होगा? तो हम कहेंगे सर प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ट्रिपैनोसोमा हो जाएगा, लिशमानिया, ये सब आपको क्या कर सकते हैं? प्रोटोजोआ का उदाहरण है। कौन सा ऐसा एनिमल है जो अगतिशील है, मतलब गति नहीं करता है? जरा बताओ भैया। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, नेमेटोडा। तो हम कहेंगे दोस्तों पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या होता है सर? तो हम कहेंगे पोरीफेरा जो होता है वो सेसाइल होता है। क्या होता है सर? सेसाइल होता है। पोरीफेरा क्या होता है सर? सेसाइल होता है। क्या होगा सर? सेसाइल हो जाएगा। सेसाइल का मतलब समझ रहे हो मेरे प्यारे साथियों? तो हम कहेंगे यस सर। तो सेसाइल का मतलब होता है एक जमीन पर चिपक कर हमेशा चिपके रहता है जीवन में, ये कभी जो है चलते नहीं है। ठीक है, चलिए अगला आता है, इनमें से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने के लिए नेत्र बिंदु होता है। तो इनके पास आई नहीं है, बल्कि क्या है? आई स्पॉट है। क्या है सर? आई स्पॉट है, नेत्र बिंदु है। तो बताइएगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा? तो हम कहेंगे सर प्लेनेरिया हो जाएगा। क्या होगा सर? प्लेनेरिया हो जाएगा। क्या होगा सर? प्लेनेरिया हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर, इनमें से कौन सा अंतःपरजीवी का, अंतःपरजीवी उनको बोलते हैं जो शरीर के अंदर जाकर आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम अंतःपरजीवी कहते हैं। तो अंतःपरजीवी का उदाहरण हम किससे मानते हैं? तो हम कहेंगे बच्चा किससे कहेंगे? फीता कृमि कहेंगे। क्या कहेंगे? फीता कृमि। फीता कृमि क्या होता है सर? ये एक प्रकार का क्या है? एनिमल है जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में रखा गया है। और ये शरीर के आंत में जाकर बीमारी फैलाते हैं। जैसे बीमारी का नाम है टीनियासिस, टीनिया सोलियम नाम के फीता कृमि से होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए बाकी चीजें शरीर के बाहर ही से खून चूसने वाले हैं, जैसे जू हो गया, खटमल, मच्छर, ये सब बाहर से ही खून चूस। डॉट डॉट समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। जल्दी बताइएगा सर ज्वाइंट लेग्स कहाँ देखने को मिलेंगे? ज्वाइंट्स लेग या फ्यूज लेग कहाँ देखने को मिलते हैं? तो जो जाइंट्स लेग है दोस्तों वो याद रखना आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है। तो आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा फाइलम है। और इसी आर्थ्रोपोडा की जब बात करेंगे साथियों तो याद रखना आर्थ्रोपोडा जो होता है वो क्या है? तो हम कहेंगे कि इसमें जितने भी ज्वाइंट्स लेग वाले होते हैं वो इसी में रखे गए हैं। चलिए अब आते हैं आगे, निम्नलिखित में कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा जो संघ होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा होता है? मोलस्का होता है। पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा होगा? इकाइनोडर्मेटा होता है। तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा, तकरीबन 3 लाख से ज्यादा एनिमल उसी में रखे गए हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो ये चीज आपको याद रखना दोस्तों, आर्थ्रोपोडा इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट अगला है, डॉट डॉट केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है दोस्तों, है ना? तो याद रखना, देखो भैया जेली फिश कट कर दो क्योंकि मछली है ये नहीं है भैया, सिल्वर फिश मछली है ये नहीं है, स्टार फिश मछली है ही नहीं है, तो डॉग फिश होगा इसका आंसर। डॉग फिश केवल मछली है, बाकी उसमें कोई मछली नहीं है। ठीक है, तो डॉग फिश जिसका नाम है स्कॉलियोडॉन नाम है। क्या नाम है? स्कॉलियोडॉन नाम है। और सर ये मांसाहारी होती है। क्या होती है भैया? मांसाहारी होती है। ये चीज आपको याद रखना है। तो केवल कुत्ता वाली मछली जो है वो मछली है, बाकी कोई मछली नहीं है। ठीक है, चलिए तो ऐसा बच्चा बड़ा गलत करेगा, सर जेली फिश मछली है, नो मछली नहीं है। स्टार फिश, सिल्वर फिश नहीं, मछली नहीं है दोस्तों। पूछे फिर क्या है? तो इसमें कोई आर्थ्रोपोडा में आता है, कोई काइनोडर्मेटा में आता है। मछली केवल हम उसको कहते हैं जो कार्डेटा के क्लास स्पीशीज, मतलब कार्डेटा के मत्स्य वर्ग में आएगा, वही क्या है दोस्तों बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में होता है। चलो भैया उभयचर की बात करते हैं। अगर हम उभयचर बोले तो
क्या हो जाएगा, उभयचर बोले तो एम्फीबिया। एम्फीबिया का जो दिल होता है वो 3 कमरे वाला होता है। कितने, 3 कमरे वाला होता है, 3 चैम्बर्स होते हैं, है ना। और उसके बाद सरीसृप की बात करते हैं तो सरीसृप में भी क्या होता है, उनके हार्ट 3 चैम्बर्स के होते हैं। लेकिन अपवाद है, क्या है भैया, अपवाद है, एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन कौन सा है, तो हम कहेंगे सर मगरमच्छ है। मगरमच्छ में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 3 कक्षीय हृदय होता है। क्या होता है भैया, 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्राणियों के सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। मतलब कौन ऐसा एनिमल है जिसमें स्केल्स, सल्क नहीं पाया जाता है लेकिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं सर, प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आपको याद रखना। तो स्केल्स नहीं पाया जाता है और ग्लैंड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वो हमेशा याद रखना उभयचर कहलाता है। क्या कहलाता है सर, उभयचर कहलाता है। क्या कहलाता है, उभयचर कहलाता है, याद रखना। और इसी उभयचर में क्या होता है, मेढक आता है। डॉट डॉट के समूह में सामान्यतः शैवाल आते हैं। तो शैवाल को कहाँ रखा गया है, जल्दी से आंसर करिएगा, तब तक मैं आपको बता दूं शैवाल एक प्लांट है और शैवाल का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो जो शैवाल होता है वो थैलोफाइटा में रखा गया है। किस में रखा गया है, थैलोफाइटा में रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन सा एक गैर संवहनीय पौधा है। मतलब ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें जाइलम और फ्लोएम देखने को नहीं मिलेगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, एल्गी होगा, क्योंकि एल्गी किस में रखा गया है, थैलोफाइटा में। तो ये कारा एल्गी है। कारा क्या है भैया, एल्गी। कारा की स्पेलिंग CHARA होता है। ठीक है, तो कारा जो होता है वो एक एल्गी है और ऐसा एल्गी जिसमें जो है संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। देखिए जितने भी थैलोफाइटा होते हैं और ब्रायोफाइटा होते हैं इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। जाइलम फ्लोएम जो होता है वो टेरिडोफाइटा से देखने को मिलता है। चलो भैया, अगला सवाल कहता है, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर जो है। तो एक कोशिकीय हरित शैवाल वो कौन सा है, तो क्लेमाइडोमोनास है और क्लोरेला है। क्या है, क्लेमाइडोमोनास है और क्लोरेला है, 2 हैं। ये बात आपको याद रखना है। एक तो क्लेमाइडोमोनास होता है, दूसरा क्या होता है, क्लोरेला होता है। ठीक है, चलिए पादप जगत का उभयचर किससे कहा जाता है ना। एम्फीबिया प्लांट किंगडम किससे कहते हैं, तो एम्फीबिया प्लांट किंगडम हम ब्रायोफाइटा को कहते हैं और इसको जल और स्थल दोनों में देखा जा सकता है। जल और स्थल दोनों में देखा जा सकता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए, ब्रायोफाइटा की निचली त्वचा बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने पर उभार को क्या कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा देखेंगे तो उनकी कोशिका के निचले तरफ से क्या पाया जाता है सर, राइजोइड्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर, अरे राइजोइड्स पाया जाता है, या इसी को हम लोग मूलाभ कहते हैं। क्या बोलते हैं, राइजोइड्स कहते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मूलाभ कहते हैं। क्या बोलेंगे सर, मूलाभ कहा जाता है। इतनी बातें याद रखना है। ठीक है, चलिए आफ्टर दैट अगला है, टेरिडोफाइटा के समूह के पौधे में नहीं पाए जाते। जरा बताइएगा, तो ध्यान से देखिएगा, टेरिडोफाइटा में जड़ भी देखने को मिलेगा, तना भी देखने को, पत्ती भी देखने को मिलेगा, फूल भी क्या होगा बच्चा, नहीं देखने को मिलेगा। फूल दिखना स्टार्ट होता है जिम्नोस्पर्म से, मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होता है फूल। उससे पहले जितने भी होते हैं किसी में फूल नहीं पाया जाता है। ठीक है भैया, अगला है, इनमें से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह में नहीं रखे गए हैं। जरा बताइएगा, थैलोफाइटा में तो यूलोथ्रिक्स है, आपका कारा है, क्लेडोफोरा। तो मार्सिलिया जो होता है वो कहाँ रखा जाएगा, टेरिडोफाइटा में रखा जाएगा। ठीक है, चल अगला है, टेरिडोफाइटा में होते हैं। अब बताइए दोस्तों, कह रहा है कि नॉन पेंटेरेशन के बीज होते हैं, या बीज रहित संवहनीय पौधा होता है, ठीक है, या फिर बीज संवहनीय या संतति बीज होते हैं। तो याद रखना, इसमें बीज नहीं पाया जाता है, बल्कि बीज की जगह क्या देखने को मिलता है, मतलब सीड नहीं देखने, स्पोर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित में किस पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? अब बताइए दोस्तों, क्रिप्टोगैमस प्लांट किससे कहा गया है? तो हम कहेंगे क्रिप्टोगैमस प्लांट जो होता है वो टेरिडोफाइटा को कहते हैं। किसको बोलते हैं सर? अरे टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। और टेरिडोफाइटा का उदाहरण क्या होता है? मार्सिलिया होता है। क्या होता है सर? मार्सिलिया होता है। तो टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मार्सिलिया हो जाएगा। क्या होगा सर? मार्सिलिया हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन से पौधे के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? मतलब कौन सा ऐसा पौधा होता है जिसमें बीज जो होता है वो आवरण रहित होता है? क्या होगा सर? आवरण रहित होता है। आवरण रहित जो बीज पाया जाता है वो किसका है? तो हम कहेंगे सर अनावृत बीजी पौधा। क्या होगा सर? अनावृत बीजीय पौधा हो जाएगा। क्या होगा? अनावृत बीजीय पौधा हो जाए, जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर? जिम्नोस्पर्म। इसका एग्जाम्पल होता है साइकास हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे साइकस के अलावा देवदार हो जाता है, इसके अलावा पाइनस हो जाता है, इफेड्रा हो जाता है। तो याद रखना, सिडार का जो तेल प्राप्त किया जाता है वो इसी से प्राप्त किया जाता है, देवदार से। देवदार का नाम ही होता है सिड्रस देवदारा, है ना। चले भैया, अगला है, अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ जो अंततः बीज बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो भैया जो बीज बनाने वाले होते हैं वो फेनरोगैमस कहते हैं, और जो बीज नहीं बनाते हैं उनको क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। ठीक है, चलिए ओके। अगला है, इनमें से कौन पादप समूह में परागण होता है? तो जहां फूल होगा वही परागण होगा, याद रखना। जहां फूल होगा वही तो पॉलिनेशन होगा। तो फूल कहाँ पाया जाता है बच्चा? आवृत बीजी पौधे में। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है बच्चा? चलिए, तो याद रखना, जहां पर फूल पाए जाएंगे वहीं पर पॉलिनेशन होगा। ठीक, अगला है, वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में दो बीज पत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो दो बीज पत्री उनको बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे सर? द्विबीज पत्री उनको बोलते हैं जिनमें बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है। दो बीज पत्री उनको बोलते हैं जिसमें बीज पत्र जो होता है वो कितने होते हैं? तो याद रखना, जिसमें बीज पत्र दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। अब इसका उदाहरण अगर देखेंगे तो सर चना हो जाएगा। क्या होगा सर? चना हो जाएगा। अरे सर मटर भी हो जाता है, काचा बादाम भी हो जाएगा आपका, है ना। बादाम भी दो बीज पत्र में। तो मतलब जितने दलहनी और तिलहनी फसल होते हैं वो सब द्विबीजपत्री होते हैं, लेकिन जितने अनाज वाले फसल होते हैं जैसे गेहूं चावल हो गया आपका, आपका जौ हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, आपका धान हो गया, ये सब एक बीजपत्री में रखे जाते हैं। डॉट डॉट संबंधी भाग फूल में स्थित होता है। तो प्रजनन संबंधी भाग फूल में जो होता है वो किस में होता है? आपको याद रखना होगा, प्रजनन जो फूल से होता है वो किस में होता है? तो हम कहेंगे सर एंजियोस्पर्म में। इसको हिंदी में बोलते हैं आवृत बीजी पौधा। सॉरी, क्या बोलेंगे? आवृत बीजी पौधा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भैया? आवृत बीजीय पौधा कहते हैं। क्या बोलेंगे? आवृत बीजीय पौधा कहा जाएगा। क्या बोलेंगे सर? आवृत बीजीय पौधा कहते हैं। अगला है, हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? अगर हम आलू की बात करते हैं तो आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरसम है ना। और आलू का हम लोग तना खाते हैं। ये तने का रूपांतरण है। आलू क्या है? तने का रूपांतरण है। सर इसका नाम क्या है? तो हम बता देते हैं, इसका नाम होता है ट्यूबर। क्या नाम है भैया? सर ट्यूबर नाम है ना। तो याद रखना, हम लोग क्या खाते हैं? तना। आलू का तना खाते हैं, ये चीज आपको याद। प्याज का भी तना खाते हैं, ठीक है, लहसुन का भी तना खाते हैं। पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान करने में मदद करता है? तो प्लांट की जब बात करते हैं दोस्तों, तो प्लांट्स में जो गैस एक्सचेंज करने का काम करता है वो कौन करता है भैया? तो गैसेस एक्सचेंज करने का जो काम करता है दोस्तों वो स्टोमेटा करता है। कौन करेगा दोस्तों? स्टोमेटा करता है। कौन करेगा? स्टोमेटा। और स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। स्टोमेटा को हिंदी में रंध्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? रंध्र भी बोला जाता है। स्टोमेटा को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? रंध्र भी कहते हैं। ठीक है, चलो भाई
अगला सवाल क्या कहता है कि रंध्र स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है, एकदम बढ़िया से बताइएगा। तो रंध्र जो होता है सर, इसमें गार्ड सेल पाए जाते हैं, रक्षक कोशिकाएं भी देखने को मिलेगी। क्या भैया, रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल भी देखने को मिलेगी, ये चीज आपको याद है। तो जो रक्षक कोशिकाएं होती है वो पत्तों में देखने को मिलेगी, लीफ में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा सर, पत्तों में देखने को मिलेगी, या कहाँ देखने को मिलेगी सर, लीव्स में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट सभी लोग आंसर करिएगा कि जो है सबके कितने सही हो रहे हैं, कुछ गलत वलत तो नहीं हो रहे हैं। चलो भैया ओके, तो इतने क्वेश्चन हो गए आप लोगों के, मजा आ रहा होगा। अब आते हैं, अगला सवाल है, फूल एक मादा प्रजनन, फूल में कौन सा मादा प्रजनन अंग होता है ना। तो अगर हम फूल की देखिए, ये पंखुड़ी संखुड़ी जो है, ये पेटल और कैलिस, ये सहायक अंग है। क्या है भैया, सहायक अंग है, इससे प्रजनन से कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन हाँ, जो आपका पुंकेसर है ये मेल पार्ट है, क्या है, मेल फ्लावर पार्ट है, और ये क्या है आपका सर, फीमेल फ्लावर पार्ट है। तो याद रखना, मादा कौन है, स्त्री केसर, जिसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। डॉट डॉट को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। कौन इसमें उभयलिंगी है, जरा बताइएगा, कौन सा एक उभयलिंगी है। तो उभयलिंगी आपका सरसों है। बाकी उभयलिंगी बोले तो सर द्विलिंगी, क्या बोलेंगे सर, अरे द्विलिंगी कहा जाता है। और द्विलिंगी बोले तो सर बाईसेक्सुअल, क्या बोलेंगे सर, बाईसेक्सुअल जो होता है उसके बारे में जान लीजिए। किसके बारे में सर, बाईसेक्सुअल के बारे में जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला, फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, है ना। तो फूल जिस पर उपस्थित होता है, मान लो कि ये आपका फूल है, क्या होगा सर, ये आपका फूल होता है। तो जो फूल होता है वो थैलेमस होता है, किस पर स्थित होता है, थैलेमस पर स्थित होता है, या इसको पुष्पासन कहते हैं। क्या बोलते हैं, थैलेमस कहो या पुष्पासन। तो फूल जिस पर ऐसे रखा नहीं रहता उसको पुष्पासन कहते हैं या थैलेमस कहा जाता है। ठीक है, चलो भैया अगला है, पराग कण किसमें पाया जाता है, जो पॉलन ग्रेन होता है वो किसमें देखने को मिलेगा, जरा बताइएगा सर। पॉलन ग्रेन जो होता है या पराग कण जो होता है वो किसमें पाया जाता है। तो हम कहेंगे सर, पॉलन ग्रेन जो होता है वो एंथर में पाया जाता है, परागकोश में पाया जाता है। एंथर में पाया जाएगा या परागकोश में पाया जाएगा, एंथर में पाया जाता है या परागकोश में पाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में कौन पुष्प के मध्य भाग में स्थित होता है। तो फूल के जो मध्य भाग में स्थित होता है वो फीमेल पार्ट होता है, और फीमेल पार्ट क्या हो जाएगा भैया, तो हम कहेंगे पिस्टिल हो जाता है। तो सबसे बीच में जो फूल का हिस्सा होता है वो ये होता है, लो भैया, ठीक है, ये वाला हिस्सा, चलिए ये वाला हिस्सा होता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा कहा जाता है। ठीक है, चल, और इसको गाइनोइसियम कहते हैं। अगला है, प्रजनन के लिए आवश्यक अंग कौन सा है। तो अगर हम बात करें, पौधे के पुष्प के 4 भाग होते हैं, एक दलपुंज, बाय दलपुंज, ये दोनों सहायक होते हैं, मतलब कैलिक्स और कैरोला दोनों सहायक होते हैं। लेकिन हाँ, स्त्री केसर और पुंकेसर प्रजनन में भाग लेते हैं, है ना। पुंकेसर मेल पार्ट है, स्त्री केसर फीमेल पार्ट है। कौन सा भाग वानस्पतिक जनन का हिस्सा नहीं होता है। वानस्पतिक जनन मतलब होता है वर्धी जनन या कायिक जनन कहा जाता है, वर्धी जनन कहते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं सर, कायिक जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कायिक जनन कहा जाता है। एक तो वर्धी जनन, दूसरा क्या होता है, कायिक जनन कहते हैं। तो वर्धी जनन या जो कायिक जनन होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो बता दीजिएगा, जो जड़ से, किसे भैया, जड़ से, तने से और पत्ती से प्रजनन करता हो, उससे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कायिक जनन कहते हैं, याद रखना। और जो फूल से करता होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो कलम लगाना, है ना, ग्राफ्टिंग करना क्या कहलाता है, कायिक जनन के अंतर्गत आता है।
और बच्चा अगला है, इनमें से कौन सा बीज अंकुरण के दौरान आगामी पररोह के रूप में विकसित हो जाता है ना। तो जब बीज अंकुरित होता है तो कुछ इस प्रकार का अंकुर, ये लो भैया, कुछ इस प्रकार का होता है। तो ऊपर जो है वो आपका पररोह है। क्या भैया, पररोह बोले तो सर इसको हम लोग बोलते हैं सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, मूल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, जो पररोह होता है उसके बारे में याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने कहा जो पररोह होता है या जो सूट होता है वो क्या होता है, तो हम कहेंगे सर ये परांकुर से बना होता है। किससे, परांकुर से बना होता है या प्लम्यूल से बना होता है। किससे बना होता है सर, प्लम्यूल से बना होता है। और जो मूलांकुर होता है उससे मूल या रूट बनता है। ये मूलांकुर है, या इसी को क्या बोलते हैं, तो हम कहेंगे सर रेडिकल कहा जाता है। क्या बोलेंगे सर, रेडिकल कहते हैं। तो परांकुर से जो होता है वो पररोह बनता है, और मूलांकुर से क्या बनता है, मूल या रूट बनता है। पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज में कहाँ संग्रहित करते हैं, तो जो पौधा अंकुरित होता है, ये देखिएगा, जब पौधा अंकुरित हो रहा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, बीज पत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, बीज पत्र कहलाता है। और इसी बीज पत्र में वो स्टार्च को स्टोर करके रखता है। किसको, स्टार्च को स्टोर करके रखता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, कॉटिलेडॉन या बीज पत्र। कॉटिलेडॉन या इसी को क्या बोलते हैं, बीज पत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहां याद रखना पौधे, क्योंकि पौधे अंकुरण करेंगे तो उनको अंकुरण करने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी। तो भोजन की आवश्यकता के लिए इसमें उनको क्या चाहिए था बता दीजिएगा। अगला है, इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाता है, तो बताइएगा कौन सा है जो फल तो है बट फल के रूप में नहीं, सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आहा, टमाटर बड़े मजेदार है ना। चलिए, तो जो टमाटर होता है वो एक्चुअली में फल है, लेकिन हम इसके सब्जियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसके रूप में सर, सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, इनमें से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फल देता है, तो जीवन में एक ही बार फल देता है उससे केला हो जाएगा। तो याद रखना, जो जीवन में एक ही बार फल दे उससे मोनोकार्पिक कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मोनोकार्पिक कहा जाता है। और मोनोकार्पिक में क्या आ जाएगा सर, एक तो केला आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा सर, बांस आ जाएगा। बहुत आते हैं, केला हो गया, बांस हो गया, ये अपने जीवन में एक ही बार फल देते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, गार्ड कोशिकाओं में डॉट डॉट प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। बताओ भैया कौन है जैसे फूल जाएंगे और स्टोमेटा खुल जाएगा। तो जब पानी भरेगा तो गार्ड सेल ऐसे फूलेंगे, और जब फूलेंगे तो छिद्र खुल जाएगा, पानी कम हो जाएगा फिर सिकुड़ जाएंगे, छिद्र बंद हो जाएगा, ऐसे करके चलते रहते हैं ना। चलिए, तो हम बताएंगे दोस्तों पानी, क्या होगा सर, पानी हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, पौधे डॉट डॉट द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर पौधे में एक्सेस वाटर है, क्या है भैया, पौधे में जो एक्सेस वाटर है उसको लॉस करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहेंगे सर, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वो क्या बनता है, फटाफट बताइएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है ये बता दीजिएगा। तो पौधा प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, भोजन को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, पानी ग्रहण करता है, और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, पानी बनाता है, और क्या करता है भैया, है ना, ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, वाटर होता है, और ऑक्सीजन होता है। चलो भैया अगला है, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है ना। तो सबको पता है जब फोटोसिंथेसिस होता है, क्या होता है सर, फोटोसिंथेसिस होता है। तो जब फोटोसिंथेसिस होगा दोस्तों तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, पानी को तोड़कर ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। ठीक है, लेकिन श्वसन में क्या होता है सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो याद रखना, जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो पानी के टूटने पर रिलीज होता है, H2O, पानी के टूटने पर। जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा सर? फोटोलिसिस होगा। क्या होगा सर? फोटोलिसिस होगा। क्या होगा? फोटोलिसिस होगा। और फोटोलिसिस के बाद क्या होगा दोस्तों? ये बात आपको याद रखना होगा, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन क्या अलग हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, बढ़िया सवाल है, शानदार। हालांकि इसमें कैटालिस्ट का जो काम करता है वो क्लोरीन करता है। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन कहाँ होता है? ठीक है, तो जब ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट जो होता है वो टूटेगा। पायरुवेट जो होता है वो टूटेगा किसकी उपस्थिति में सर? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा सर? ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण होने के बाद क्या बनेगा दोस्तों? तो याद रखना, एटीपी बनेगा और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा भैया? पानी बनेगा। ये चीज आपको याद रखना है। और ये कहानी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। कहाँ होगी सर? माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? तो याद रखना, जब वो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, वायवीय श्वसन होता है, तो याद रखना सबसे ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा बनती है। आफ्टर दैट है डॉट डॉट प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदल देता है। मतलब केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कौन बदलता है? हमने कहा सर जो केमिकल एनर्जी होती है उस केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कौन बदलेगा दोस्तों? तो याद रखना, अपना रिस्पिरेशन। क्या होगा सर? अपना रिस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन में क्या किया जाता है? ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी बनाया जाता है। तो ग्लूकोज केमिकल है और एटीपी क्या है? हीट है। चलो अगला सवाल क्या कहता है, पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो पादप के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? पादप के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है, पादप द्वारा जो जल का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बारे में जरा जान लीजिएगा। जल का जो अवशोषण होता है वो परासरण या ऑस्मोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है सर? परासरण कहलाती है या क्या कहलाती है सर? ऑस्मोसिस कहलाती है। और भैया डॉट डॉट हार्मोन के विसरण के लिए पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तो पौधे की अगर हम बात करें, हार्मोन के विसरण के कारण पौधे की जड़ दूसरी तरफ अगर मुड़ जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं आपका ऑक्सिन हार्मोन। तो जो आपको ट्रॉफिज्म दिखाता है वो चाहे प्रकाश का हो चाहे गुरुत्वाकर्षण, किसी का भी ट्रॉफिज्म हो, वो किसकी तरफ दिखाता है? तो हम बता देते हैं ऑक्सिन के कारण। ओके, चलिए, पौधे में सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सिन है। तो भैया ऑक्सिन हार्मोन का जो केमिकल है, जो यूनिवर्सल होता है, वो क्या होगा? तो बता दीजिएगा, IAA होगा। क्या होगा? IAA। IAA का मतलब होता है इंडोल एसिटिक एसिड। क्या होगा? इंडोल एसिटिक एसिड। तो IAA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडोल एसिटिक एसिड होता है। इंडोल एसिटिक एसिड होता है। क्या होगा सर? इंडोल एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, चलो, डॉट डॉट कोशिका विभाजन से संबंधित है। जरा बताइएगा, सेल डिवीजन के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन सी कोशिका है जो सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार है? फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताइएगा मेरे साथियों कि कौन है जो कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है? हाँ, जल्दी बताते चलिएगा साथी, जल्दी 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 आंसर करते जाइएगा, मजा आ जाएगा। चलो भैया, तो कोशिका विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है सर? साइटोकाइनिन से जिम्मेदार। कौन जिम्मेदार है सर? साइटोकाइनिन से जिम्मेदार है। फोटोट्रॉफिज्म का मतलब क्या होता है ये भी तो बताना जरूरी है। व्हाट इज फोटोट्रॉफिज्म? जरा बताइएगा सर, फोटोट्रॉफिज्म हम किससे कहते हैं?
तो फोटोट्रॉफिज्म उसको बोलते हैं पौधा जिसकी तरफ मुड़ जाए, है ना। पौधा जो होगा वो प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है, उसको फोटोट्रॉफिज्म। और अगर गुरुत्वाकर्षण की तरफ मुड़ जा रहा है तो जियोट्रॉफिज्म, पानी की तरफ मुड़ जा रहा है तो उसे हाइड्रोट्रॉफिज्म ये बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो पौधे की प्रकाश की दिशा में जो बढ़ना होता है उससे क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉफिज्म कहते हैं। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उससे किस चीज की कमी हो गई है दोस्तों। तो रिकेट से अगर पीड़ित है तो याद रखना दोस्तों बीमारी है ना, रिकेट, तो याद रखना विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से भैया, विटामिन डी। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बता दीजिएगा सर, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का देर से बनता है। और अगर विटामिन ए की कमी की बात करते हैं तो बीमारी कौन सी होती है भैया, रतौंधी होती है। क्या होगी, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा सर, बेरी बेरी रोग होगा। कौन सा सर, अरे बेरी बेरी रोग होगा, याद रखना। ठीक है, और बच्चा अगला है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो कैल्शियम के अवशोषण को कौन बढ़ाता है ये बताना है दोस्तों। तो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन करता है वो विटामिन डी करता है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके पास आ गया है, सभी लोग इसका आंसर बताइएगा कि विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स किससे माना जाएगा। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स किससे मानेंगे, गाजर को मानेंगे। और गाजर जो होता है इसमें क्या पाया जाता है सर, बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है, जिसकी वजह से गाजर का रंग गाजरी आता है और विटामिन ए का कारण बनता है। स्कर्वी रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, फटाफट बताते चलिएगा, सभी लोग बताइएगा कि स्कर्वी रोग जो होता है वो किसकी कमी से होने वाला रोग है। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो सर विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। किसकी कमी से सर, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। अर्थात खट्टे फलों का समृद्ध स्रोत माना जाता है। खट्टा फल जो होता है उसका अच्छा सोर्स हम किससे मानते हैं, तो जो खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी हो गया आपका, शिमला मिर्च हो गया आपका, और क्या हो गया भैया, तो ये सब खट्टे फल के खट्टे फल हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता, तो जो वसा में नहीं घुला है वो जल में घुला है। तो याद रखना जल में घुलनशील कौन सा है, तो हमने कहा जो जल में घुलनशील है, जो जल में घुलनशील है वो कौन सा है, विटामिन बी है और विटामिन सी है। जो जल में घुलनशील है वो विटामिन बी है और विटामिन सी है। अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण कौन सा, ये सारी चीजें बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन की कमी के कारण होता है। तो रक्त का थक्का जमने में विफलता, गर्भाशय की ब्लास्टोसिस्ट का बनना, डिम्ब की अपरिपक्व तंत्र का। तो रक्त का थक्का जो बनता है वो विटामिन के की कमी से बनता है। किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का देर से बनता है। मछली के लीवर ऑयल में क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीवर कॉड ऑयल। तो जो फिश लीवर कॉड ऑयल होता है उस लीवर कॉड ऑयल में क्या होता है दोस्तों, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन ई मेनली पाया जाता है। तो विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन ई भी होता है। इतनी बातें याद रखना, ठीक है। चलिए अगला है, कौन सा एक कैल्शियम का अच्छा सोर्स नहीं, जल्दी बताइएगा सर, इसमें कौन है जो कैल्शियम का अच्छा सोर्स नहीं है। तो भैया पनीर में दूध है तो दूध में कैल्शियम अच्छा होगा, कोलाश ग्रीन में, अंजीर में, सब में होता है। अना अना जो गाजर होता है सर, उस गाजर में विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर, विटामिन ए जो होगा वो अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है तो पांचवा ऑप्शन जोड़ो भैया, है ना। चलिए है ना, पांचवा ऑप्शन ई, विटामिन के। क्या होगा सर, विटामिन के हो जाए। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो विटामिन के, मतलब ऑप्शन ए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, जरा बताइएगा सर, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें हम कोबाल्ट देखने को पाते हैं। फटाफट आंसर करिएगा सर, कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए
जल्दी बताइएगा सर, कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट देखने को मिलेगा? चलिए, है ना। तो कोबाल्ट आपको देखने को मिलता है विटामिन B12, और B12 का ही नाम क्या है सर? साइनोकोबालामिन है। क्या है सर? साइनोकोबालामिन है। क्या होगा सर? साइनोकोबालामिन होता है। क्या होगा सर? साइनोकोबालामिन होता है। ठीक है, चलिए अब आंसर करते जाइएगा। सामान्य जुखाम के इलाज के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो भैया जुखाम हो गया है, इसका मतलब इन्फेक्शन हो गया है, और इन्फेक्शन को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? एंटी इन्फेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। किसका भैया? एंटी इन्फेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और एंटी इन्फेक्शन वाली विटामिन कौन सा है सर? विटामिन सी है। तो विटामिन सी को क्या बोला जाता है? घाव भरने वाला विटामिन, या संक्रमण रोधी विटामिन, या एंटी इन्फेक्शियस विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। चलिए अब आते हैं, अगला सवाल क्या कहता है? पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? तो पेलाग्रा बीमारी जो होती है वो विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसका नाम नियासिन है। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं, जिसकी कमी से क्या होता है भैया? किलोसिस होता है। विटामिन B9 की कमी से क्या होता है दोस्तों? एनीमिया हो जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन सी को कहते हैं, जिसकी कमी से क्या होता है भैया? स्कर्वी होता है। अगला है, विटामिन के प्राकृतिक रूप से डॉट डॉट में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं, है ना। चलिए, तो विटामिन के जो होता है वो हमारे शरीर में बन जाता है। विटामिन के भी बनता है, विटामिन B12 भी बनता है। और इस जो विटामिन के बनाने वाली बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्केरिसिया कोलाई बैक्टीरिया, ये हमारी आंत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी सर? हमारी आंत में पाई जाएगी। आओ बच्चा, अगला है राइबोफ्लेविन क्या है? व्हाट इज राइबोफ्लेविन, है ना। तो हम कहेंगे भैया राइबोफ्लेविन जो होता है वो सर विटामिन B2 का नाम है। किसका नाम है? विटामिन B2 का नाम है। और राइबोफ्लेविन की वजह से क्या होता है दोस्तों? बीमारी हो जाती है, और उस बीमारी का नाम क्या है? कीलोसिस बीमारी। कौन सी बीमारी? कीलोसिस बीमारी होती है। ये याद रखना, कौन सी बीमारी? कीलोसिस हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन को प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो अपना जो ट्रिपल एंटीजन है या ट्रिपल वैक्सीन है, क्या है भैया? ट्रिपल एंटीजन है और ट्रिपल वैक्सीन है। तो जो आपका ट्रिपल एंटीजन है या ट्रिपल वैक्सीन है वो आपका क्या है? DPT है। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस हो जाएगा। तो कौन नहीं आएगा? ये नहीं आएगा। डिप्थीरिया मतलब होता है, आपको पता ही है, पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी, टिटनस, है ना। तो ये तीन बीमारियों के लिए है DPT। DPT, ओके, ये चीज आपको याद रखना। बढ़िया है। आफ्टर दैट अगला है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? जल्दी से बताइएगा सर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करेगा? तो जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है दोस्तों वो किसका उपचार करेगा? तो हम कहेंगे सर आंखों का उपचार करता है। त्वचा का जो ट्रीटमेंट करेगा वो होगा आपका, कौन होगा? तो हम कहेंगे त्वचा का जो उपचार करता है वो आपका कौन हो जाएगा? डर्मेटोलॉजिस्ट। हड्डियों का जो उपचार करता है वो आपका आर्थोपैडिक्स हो जाता है। और अंगों का कोई खास होता नहीं है। ठीक है, चलिए भाई साहब, अगला, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा या पिस्सू से संक्रमित होने वाला, मतलब वो कौन सी बीमारी है जिसको चूहा फैलाता है? तो चूहा के द्वारा फैलाया जाता है बीमारी प्लेग। कौन सा? प्लेग। ये प्लेग जो होता है वो एक बीमारी कभी जो ना कभी ये महामारी का रूप धारण किए होते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने कहा प्लेग बीमारी जो होती है वो यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होती, चूहा पर पाए जाने वाले पिस्सू के द्वारा फैलाया जाता है। मिठाइयों पर बैठी जो है मक्खी को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती तो कौन सी बीमारी हो जाएगी भैया? तो अब ये सी बात है, भोजन दूषित हो गया, और दूषित भोजन से कौन सा बीमारी हो जाती भैया? आपका हैजा या कॉलेरा हो जाता है। अगला, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छर के द्वारा फैलती है? तो मलेरिया ही है जो मच्छर से फैलती है। मलेरिया जो होती है दोस्तों वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से फैलता है। किससे भैया? सर फीमेल एनाफिलीज
एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, और फीमेल एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से मलेरिया। बाकी गठिया रोग यूरिक एसिड के जमाव से होता है। पीलिया रोग जो होता है दोस्तों वो वायरल इन्फेक्शन है, दूषित जल और भोजन से फैलता है। और छोटी माता भी क्या है भैया, वायरल इन्फेक्शन है जो वाटर ड्रॉपलेट्स या ईयर ड्रॉपलेट से फैलता है। अगला है, कौन सा एक रोग यौन संचारित रोग जो है वो जानलेवा है? कौन सी इसमें बीमारी है जो एसटीडी है, मतलब कि लैंगिक संपर्क में आने पर फैलता है और जानलेवा है? जानलेवा मतलब फेटल डिजीज है, वो है एड्स। क्या है भैया? एड्स। तो एड्स एक जानलेवा बीमारी है, ये चीज आपको याद रखना। एड्स क्या है? एक जानलेवा बीमारी है। ठीक है भैया। अगला है, रक्त में यूरिक एसिड की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ज्यादातर लोग इसको गठिया रोग बोलते हैं या अर्थराइटिस बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी इसको लोग गाउट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो भाई। अगला क्या कहता है, मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? तो ऐसा कीट जो रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाता है उसे हम लोग वाहक या वेक्टर के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे सर? वाहक या वेक्टर। जैसे मलेरिया का वाहक क्या है? मादा एनाफिलीज है। कालेरा का वाहक क्या है? तो हम कहेंगे घरेलू मक्खी होती। फाइलेरिया का वाहक क्या है? तो हम कहेंगे मादा क्यूलेक्स मच्छर है। तो ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जो जानवरों के मतलब कीटों के द्वारा फैलाए जाते हैं। इनमें से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा रोग होता है जो भोजन, दूषित भोजन और दूषित जल से नहीं फैलता है? तो याद रखना, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो होता है सर वो मच्छर के काटने से फैलता है। किसके काटने से? मच्छर के काटने से फैलता है। बाकी अमीबियासिस जो होता है वो दूषित जल और भोजन से, हैजा भी दूषित जल भोजन से, हेपेटाइटिस ए भी। लेकिन हेपेटाइटिस बी बोला जाता तब नहीं होता, हेपेटाइटिस बी वैसे फैलता है जैसे एड्स फैलता है। ठीक है भैया। चलिए अगला है, मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? ठीक है, चलिए मधुमेह बोले तो सर डायबिटीज। तो जो डायबिटीज बीमारी होती है सर उसके पीछे का जो कारण होता है वो क्या होता है, जरा ध्यान से। तो डायबिटीज का जो कारण है दोस्तों वो ये है कि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाती है भैया? कम हो जाती। इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाती है भैया? कम हो जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। और इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन नहीं हो पाता है। जल से भय किस रोग का लक्षण है? तो बताइएगा कौन? आजकल ये बीमारी बड़ी खतरनाक हुई जा रही है। लोगों को देखा होगा, कुत्ता बिल्ली बंदर सियार पाल तो लेते हैं लेकिन उसकी रखवाली सही से नहीं कर पाते। पता लगता है वो दूसरे को जाके काट लेता है, जो कि काफी ज्यादा नुकसानदायक है। तो भैया कुत्ता बिल्ली बंदर सियार पालो लेकिन अपने घर तक सीमित रखो, है ना। तो ये बीमारी रेबीज का लक्षण है। किसका भैया? और ये भी फेटल डिजीज है। अगर एक बार हो गया तो मृत्यु निश्चित है। क्या भैया? मृत्यु निश्चित है। अगला सवाल है, ल्यूकीमिया एक प्रकार का मानव रोग है। ल्यूकीमिया क्या है सर? एक प्रकार का मानव रोग है। और आपको पता है ल्यूकीमिया होता है, इसी को हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं सर? अरे ब्लड कैंसर कहते हैं। तो इसी ल्यूकीमिया को हम क्या कहेंगे सर? ब्लड कैंसर कहते हैं। और जो ब्लड कैंसर होता है इसमें WBC की संख्या क्या हो जाती है भैया? कम हो जाती है। WBC की संख्या क्या हो जाती है सर? कम हो जाती है। अगला है, इनमें से कौन सा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पैदा करने वाला जल जनित रोग है? मतलब कौन सा ऐसा रोग है जो पाचन तंत्र को प्रभावित करता है? ये बढ़िया सवाल है। तो पाचन तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है? तो हम कहेंगे हैजा है या कॉलेरा। कौन सा रोग होगा सर? हैजा या कॉलेरा हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है ना। तो हेपेटाइटिस बी जो होगा वो वायरल डिजीज है, हेपोडीएनए वायरस से होता है। और याद रखना ये यकृत को या लीवर को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट किसके लिए जाना जाता है? जरा बताइएगा। एलिसा बोले तो इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट एस्से है ना। तो इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट है। तो एलिसा जो होता है वो किसको प्रभावित करता है? हमने कहा सर HIV, मतलब एलिसा जो होता है किसकी जांच करता है? HIV वायरस की। हालांकि इसके अलावा भी है, आपका वेस्टर्न ब्लड भी है, PCR भी है, ये सारे जांच होते हैं। अगला है, इनमें से कौन से एक विकल्प HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? जरा बताइएगा। सर एड्स नहीं फैलता है। कैसे नहीं फैलता ये आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट बताते चलिएगा। एड्स नहीं फैलता है।
मच्छर के काटने से, स्तनपान कराने से, या एक सुई से तो मच्छर काटने से एड्स नहीं होता है, बाकी इन सब मेथड से क्या होता है, एड्स फैल सकता है। शरीर में कैल्शियम ऑक्जिलेट की बहुत ज्यादा मात्रा का कारण क्या बनती है? मान लो कि आपके शरीर में कैल्शियम ऑक्जिलेट बहुत ज्यादा हो गया, मान लो आपके शरीर में कैल्शियम ऑक्जिलेट बहुत ज्यादा हो गया, और जब कैल्शियम ऑक्जिलेट बहुत ज्यादा हो गया तो किडनी स्टोन हो जाता है। क्या होगा साथियों? हमने कहा सर किडनी स्टोन हो जाएगा। क्या होगा सर? किडनी स्टोन हो जाता है। इतनी बातें याद रखना। क्या होगा सर? किडनी स्टोन होता है। गुर्दे में हीमोफीलिया किसका उदाहरण? हीमोफीलिया में पता है क्या होता है? रक्त का थक्का देर से बनता है, और जब रक्त का थक्का देर से बनेगा दोस्तों, तो वो बीमारी क्या कहलाती है कि भैया ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरेशन इंक्रीज हो गया। ये एक अनुवांशिक बीमारी जो माता पिता से संतान में स्थानांतरित हो जाती है जीन के द्वारा। दूसरी चीज है जो हीमोफीलिया होता है दोस्तों, वो कह सकते हैं इसे रॉयल डिजीज या शाही रोग भी कहा जाता है, क्योंकि महारानी में पहले डिटरमाइन किया गया था। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है ना? तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, या कह सकते हो दोस्तों, है ना? चले, गंडमाला होता है। अच्छा, एक बीमार यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया? रूसी, रसियन, तो गंदा लग रहा है ये रूसी वाह रे गूगल महाराज, तुम तो लड़ाई करवाई देबो, है ना? गूगल महाराज लड़ाई करवा देते हैं आपस में, लगे कुछ का कुछ और लिखकर भेज देंगे, है ना? पता लगेगा। चलिए ओके, ठीक है। अगला है कैंसर के ऊतकों की जो जांच की जाती है वो क्या कहलाती? तो मान लो कैंसर, सबसे पहले कैंसर के बारे में जानते हैं कि कैंसर होता क्या है। तो जब भी कभी कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाती है तो ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाता है, और अनकंट्रोल हो जाना ही क्या कहलाता है? कैंसर का। और कैंसर की जो जांच होती है वो बायोप्सी होती है। क्या होती है? बायोप्सी होती है। ये क्या करते हैं जहां पर कैंसर होता है वही टिश्यू निकाल कर जांच के लिए भेजा जाता है। ठीक है, चलो भैया अगला क्या कहता है? वेस्टर्न ब्लॉट के लिए कौन सा जो है वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है वो किसके लिए माना जाता है, या कौन सी किसकी जांच के लिए? तो याद रखना, एक तो वेस्टर्न ब्लॉट होता है। क्या होता है भैया? वेस्टर्न ब्लॉट होता है। ठीक है, चलो भाई साहब अगला क्या होता है सर? ईस्ट वेस्टर्न ब्लॉट के बाद होता है पीसीआर होता है, और क्या होता है सर? एलिसा होता है। ये सारे जो टेस्ट होते हैं वो एड्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? एड्स मतलब एचआईवी से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित है साथियों? एड्स से संबंधित है या एचआईवी से संबंधित। अगला क्या कहता है? ट्यूबरक्यूलोसिस के विरुद्ध मुख्यतया कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो टीबी का जो वैक्सीन होता है वो कौन सा होता है? बीसीजी होता है। और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? हमने कहा सर बैसिलस कैलिमेटीग्यूरिन होता है। बैसिलस कैलिमेटीग्यूरिन होता है, याद रखना, बैसिलस कैलिमेटीग्यूरिन होता है। ये चीज आपको याद रखना, बैसिलस कैलिमेटीग्यूरिन होता है। डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस होता है। क्या होगा? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस हो जाएगा। जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषक मिनीमाता रोग के कारण बनता है? तो मिनीमाता जो होता है वो पारा के प्रदूषण से होता है। किससे होता है? पारा के प्रदूषण से होता है। ये बात आपको याद रखना। चलिए अगला है ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? याद रखना, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो बोन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बोन्स से संबंधित है। ये बात आपको याद रखना। किससे संबंधित है? बोन्स से संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है आमतौर पर वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है वो कैसे होती है? तो याद रखना यह एक अनुवांशिक बीमारी होती है जो माता पिता से संतान में जीन के द्वारा स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है भैया, चलिए अगला कहा जाएगा अस्थिमज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन है जो आरबीसी को बढ़ाने में मदद करता है? तो भैया आरबीसी जो बनता है उसके लिए एक हार्मोन जिम्मेदार है जिसका नाम है सर हीमोपोएटिन। क्या नाम है भैया? हीमोपोएटिन नाम है। क्या नाम है भैया? हीमोपोएटिन नाम है, या एरर्थोपोएटिन भी कह सकते हैं। तो चाहे हीमोपोएटिन को चाहे एरर्थोपोएटिन को एक ही बात है। ठीक है, चलिए अगला क्या कहता है? कौन सा हार्मोन सामान्यतया
अनुपस्थित होता है, किसमें हार्मोन नहीं पाया जाता है, तो याद रखना हार्मोन किसमें नहीं पाया जाता है, तो हम कहेंगे बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में ओनली एंजाइम होता है। क्या होता है भैया, एंजाइम होता है, वहां हार्मोन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। क्यों, क्या करेंगे हार्मोन लेकर उनका, है ना। चले अगला है कि झिल्ली मेम्ब्रेन दो परतों से, जो हृदय मेम्ब्रेन होता है वो दो परतों से बनी होती है, तो इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बात आपको याद रखना। क्या बोलेंगे सर, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहेंगे, ये चीज आपको याद रखना है। परकिंजे फाइबर कहाँ पाया जाता है, जल्दी से बता दीजिएगा। हमने कहा सर जो परकिंजे फाइबर होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो हम कहेंगे हृदय में पाया जाता है। परकिंजे फाइबर, हिस बंडल, ये SA नोड जिसको पेसमेकर कहते, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है मनुष्यों में पाया जाने वाला रिस्पायरेटरी पिगमेंट। मतलब हमारे मनुष्य की जब बात करते हैं तो इस मनुष्य में पाया जाने वाला रिस्पायरेटरी पिगमेंट जो होता है, क्या होगा सर, रिस्पायरेटरी जो पिगमेंट होता है वो कौन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है सर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ही क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराकर और बढ़िया तरीके से क्या करा देते हैं भैया, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है, तो ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन हुआ, वो याद रखना दोस्तों, कोशिका द्रव में। लेकिन पायरुवेट का टूटना माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है, तो सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या बोलते हैं, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को अनाक्षिक है। तो जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा या श्वसन करेगा उसको ऑक्सी कहा जाता है, और जो बिना ऑक्सीजन का करेगा उसको अनाक्षी कहते हैं। नेफ्रॉन का संबंध किससे है, जरा बताइएगा सर, नेफ्रॉन क्या है, तो हम कहेंगे नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी से संबंधित है, जो कि एक उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। किसका हिस्सा है सर, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। ये चीज आपको याद रखना है। चलो भैया अगला सवाल है, गुर्दे की नलिकाएं किससे बनी होती है, जल्दी से बताइएगा, गुर्दे की नलिकाएं किससे बनी होती है, तो गुर्दे की नलिकाएं क्यूबॉइडल इपिथीलियम से बनी होती है। ठीक है, अगला है रैनवियर के नोट्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो जो रैनवियर नोट्स होते हैं या नोड ऑफ रैनवियर जिसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं सर, नोट्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। तो नोट्स ऑफ जो रैनवियर्स होते हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, आपके न्यूरॉन सेल में, जो कि माइलिनीकृत या माइलिनेटेड एक्सॉन के बीच में पाया जाता है। ठीक है, माइलिनेटेड न्यूरॉन के बीच में पाया जाता है। इनमें से या निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा है जो विचारों का संग्रह करता है, तो विचारों का संग्रह करने वाला या मेमोरी वाला, याददाश्त वाला जो होता है वो कौन होता है भैया, सेरिब्रम होता है। क्या होता है, सेरिब्रम होता है। ठीक है, चलिए साथियों अगला है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितनी देर तक रहती है। अगर आपसे कोई बुलाए हेलो, तो आपके पास हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है हेलो, तो हेलो कितनी देर तक रहेगी, 0.1 सेकंड तक रहेगी। ठीक है, अगला है, इनमें कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है, मतलब हमारी आंख में कौन सा ऐसा है जो आंखों में रंग को पहचानने के लिए काम करता है, तो रंग को पहचानने के लिए कौन काम करता है भैया, तो याद रखना कौन सा, वर्ण दर्शन के लिए तो शंकु कोशिकाएं होती है, कौन सेल होती है, और जो रॉड सेल होती है वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट देखती है। ठीक है, मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक होता है वो क्या कहलाता है, तो मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है, क्या कहलाता है, तो याद रखना बच्चा, टेंडन कहलाता है। क्या कहलाएगा, टेंडन कहलाएगा। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है ना, तो लैक्टिक एसिड का जब जमाव हो जाता है तो दर्द होता है। क्या होता है भैया, दर्द होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रा जो निम्नलिखित में किसका भाग है ना, तो वर्टिब्रल हड्डी हम उसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है। ठीक है भैया, चले अगला सवाल है, मध्य कड़ में कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है, बता दीजिएगा। तो हमारे मध्य कड़ में हैमर होता है, एनविल होता है और स्ट्रप होता है। ये आपके पास आ गया है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है,
तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है और यही आपका हम होमवर्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया? होमवर्क बना देंगे और इस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो एक बार फिर से सभी लोगों को हैप्पी होली से हैप्पी दिवाली, है ना। तो आंसर कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है साथियों, चलिए बाकी दिवाली मनाइए आप आराम से, सब लोग खुश रखिए अपने आप को, सब अपने आसपास साफ सफाई का भी ध्यान दें, है ना, और बढ़िया तरीके से जुड़ते। तो हमारी मुलाकात कल फिर होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।